हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपको 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इसी क्लास के अंतर्गत बच्चों हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। और चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने, आपको पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर जो हमारा 1 था उसमें हमने 1947 से जो पहले की बातें हमने उनको देखा। चैप्टर नंबर 2 में हमने 1947 से लेकर 1990 के दशक का जो टाइम पीरियड है उसको देखा। और चैप्टर नंबर 3 में हम बेसिकली 1990 का जो आपका दशक है, इस दशक में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, क्या है? अर्थव्यवस्था। हम इस अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। क्लियर है? ये हम लोग आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। तो आगे बढ़ेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में? आप 1991 के बाद से भारत की आरंभिक सुधार नीति को पढ़ेंगे, सुधार नीति के आरंभिक किए गए प्रयास को पढ़ेंगे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए गहतार नीति पढ़ेंगे, और विभिन्न क्षेत्रों पर सुधार प्रक्रियाओं के प्रभाव को भी आपका जानेंगे। ठीक, ये सारी चीजें हैं जो हम इनको पढ़ेंगे और जो इन पर हम लोग आपका बात करेंगे कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपका प्रभाव पड़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव हमको देखने के लिए मिला। क्लियर है? तो इन सारे मुद्दों पर, इन सारी चीजों पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ते चले जाएंगे तो चीजें सारी स्पष्ट और साफ हो जाएंगी और कोई इसमें क्वेरी ऐसी रहेगी नहीं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़ रहे हैं और चैप्टर में आपको पता है हर एक चैप्टर न किसी कोटेशन के साथ हमारा चैप्टर जो है आपका प्रारंभ होता है। ये जो हमारी आप कोटेशन है पढ़ते हैं, आज के विश्व में आम सहमति है। ये जो आज का विश्व है, एक आम सहमति, सहमति का मतलब एक राय है, एक सब वर्दी है। केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं। केवल आप ये कहने लगो कि इकोनॉमिकल ही जो आपका डेवलपमेंट सब कुछ है, तो ऐसा नहीं। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, जीडीपी ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी आपका सब कुछ नहीं होता, और जीडीपी अगर आपका बढ़ रही है, जीडीपी की प्रगति भी ही का जो आपका इंडिकेटर है वो ही सब कुछ नहीं होता। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जीडीपी का बढ़ता हुआ इंडिकेटर ही किसी देश के लिए सब कुछ नहीं है। ये बात आप सब लोग मान चुके। यानी कि और आयाम और बहुत सारे पैमाने ऐसे हैं जो तय करते हैं और आपका निर्धारित करते हैं कि और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको जीडीपी को बढ़ाती हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विकास करती हैं। ये कह रहे हैं आर के नारायण, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। अब आप एक बार इनका थोड़ा सा गूगल करेंगे, जो समय काल है, इनका एक समय काल देख लीजिए कि आर के नारायण कब भारत के उपराष्ट्रपति के, सॉरी, राष्ट्रपति के पद पर है। ध्यान दीजिए, भारत के क्या है? पूर्व राष्ट्रपति हैं। और आपको पता करना है कि कब, आपका किस समय पीरियड में भारत के राष्ट्रपति रहे थे। क्लियर है? 90 का दशक है, इससे पहले का दशक है। एक बार देखिएगा, आपको जरूर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। आर्थिक सुधार हो रहे हैं, कौन सी सरकार है, कौन उस समय वित्त मंत्री हैं। आप 90 के दशक में देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये जरूर पढ़िएगा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, और उस समय के राष्ट्रपति। क्लियर है? थोड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है, आप इनको देख लोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी ऐसे ही आपका डेवलप होंगी। बात करते हैं परिचय की। पिछले अध्याय में पढ़ा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। किसे अपनाया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को। इसमें आपका पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ ही समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को एक साथ थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्षों में व्यवस्था के नियम और नियंत्रण के लिए ही अधिक नियम कानून बनाए गए। बहुत सारे नियम और कानून जो हैं, और इनको निगमन और नियंत्रण करने के लिए
उसमें आर्थिक समृद्धि और विकास की सूची प्रक्रिया के अवरुद्ध है। विद्वानों का मत है कि भारत जिसने अपनी विकास की यात्रा लगभग गतिहीन, यानी कि कोई स्पीड नहीं थी, गतिहीन स्तर से वहीं आरंभ की थी, जो बचत और समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है, जो कि विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, फूड सिक्योरिटी को भी आपका सुनिश्चित करता रहता है। ठीक, थोड़ा सा ठीक है, नहीं ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सरल हो जाएंगी। आगे बढ़ जाए। अब कह रहे हैं कि वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋण के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति, पेट्रोलियम आदि तक की आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए ही सामान्य रूप में रखा था, यानी कि बहुत कम हमारे पास फॉरेन रिजर्व था। विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व 15 दिनों के लिए ही आवश्यक आयात भुगतान करने योग्य बचा भी नहीं था, यानी कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम 15 दिन का, जो देखिए होता क्या है, हर देश के पास एक आपका फॉरेन रिजर्व होता है। जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो फॉरेन रिजर्व में आपका चेंज करके ही हम किसी कंट्री को आपका पैसा देते हैं। तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व कितना हो जाता है? केवल 15 दिन। नहीं, केवल हम पेट्रोल मंगा लें इतना ही हमारे पास था, या खाद्य खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर थे, हमें पेट्रोल के लिए 15 दिन का भी नहीं था रियलिटी में। तो इस संकट को आवश्यकता वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने से भी धन बना दिया। अब हो क्या कि वस्तु की कीमत बढ़ने लगी, ये चीजें और गहरी हो गई। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इनकी हमारी विकास रणनीतियों का संपूर्ण देश को बदल दिया। क्या हुआ? इस अध्याय में आप उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि द्वारा अपनाई गई नीति तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उन नीतियों को प्रभावित कर आप उन पर विचार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उन पर विचार करेंगे। पृष्ठभूमि क्या है? इस वित्तीय संकट में कौन सा वित्तीय संकट आया है? ये 1990 के समय में आपका वित्तीय संकट। वास्तविक उद्गम स्रोत रियलिटी में ये कब उठा है? 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था का अकुशल प्रबंधन। देखिए, हमको दिखाई दिया 1990 में, लेकिन जो उत्पन्न हो रहा है, जो उसकी पृष्ठभूमि बन रही है, वो रियलिटी में 1980 के जो आपका दशक है, उसी दशक के समय क्या हो रही है, ये सारी चीजें दिख रही हैं। सामान्यतः प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यमों के लिए माध्यम से फंड जुटाती है। क्या करती है? पहल उठा रही है। वे आप अधिक से अधिक हो तो सरकार बैंकों और जन सामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने के लिए बाध्य हो जाती है। ऐसा नहीं है, चीजें क्या हो जाएंगी? उधार हो जाएंगी। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंधन करती है। कच्चे तेल के आयात के लिए हमें डॉलरों पर भुगतान करना पड़ता है। ऐसे होते हैं जो आपके डॉलर होते हैं, उनको ही हम लोगों को भुगतान करना है। ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्गत द्वारा प्राप्त करते हैं, जो हम निर्यात करते हैं। मान लीजिए कुछ आपने अपने सामान को भेजा, वो किसी देश में गया, यहाँ कुछ पैसा आएगा, ये पैसा इकट्ठा हो गया। आप कुछ मंगा रहे हैं तो आपके मंगाए गए पैसे में चीजें माइनस हो जाएंगी और जो बचेगा वही आपका रिजर्व हो जाएगा। ठीक, जितनी भी चीजें होती हैं हम डॉलर में एक्सचेंज करते हैं, कोशिश यही रहती है। तो कह रहे हैं कच्चे तेल का भुगतान आयात हमें क्या करना पड़ता है? क्रूड ऑयल का डॉलर में करना पड़ता है। ये डॉलर अपने उत्पाद की कीमत की निर्यात से प्राप्त हो, यानी कि जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमको पैसा आएगा और उसी से हम तेल खरीद लेंगे। क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है, ऐसे में बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाता है और जो चीजें हैं उसमें हमारे आयात में, मतलब जो हम लोग मंगाते हैं उसमें आयात करते हैं, उसको दिक्कत आती है। ये सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की वजह से, और यही पृष्ठभूमि हम लोगों को शुरुआती तौर में देखने को क्लियर है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि इस अवधि में
भारत की सरकारी नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्चा करना पड़ा। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे आर्थिक पर हो रहे विकास के व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। सबसे बड़ी बात है, हम चीज चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चला रही सरकार, तो जो व्यय हो रहा है लेकिन जो आपका राजस्व है उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, चीजें डिसबैलेंस तो होंगी ही। और सरकार को प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस में, सोशल सेक्टर, आपके सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ता है, और कह रहे जो उनके रिसोर्सेज है का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर खर्च करना। और स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं है, यानी कि आप जो खर्चा कर रहे हैं उसका रिटर्न आता है, प्रतिफल आता है। कह रहे हैं यहाँ से प्रतिफल की कोई जल्दी से उम्मीद अभी आपका दिखाई नहीं देती। देखिए, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, बहुत सारी सरकार ऐसी योजना चलाती है जिससे समाज को लाभ पहुंचे, देश को आपका फायदा मिले, लेकिन हो सकता है कि उसका प्रतिफल बहुत लेट मिले। आज किस चीज को आप कर रहे हैं, मान लीजिए आज कोई बच्चा है, हम आजकल हमारे यहाँ चल रहा है आपका आपका पोषण मिशन, लेकिन पोषण मिशन का जो इफेक्ट आएगा वो 40 साल के बाद उसका प्रभाव दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 40 साल के बाद, 30 साल के बाद। कि अभी हम उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो बच्चे आपका गर्भ में है, पैदा हो रहे हैं, हम उनकी न्यूट्रिशन आपका वैल्यू को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि उनमें रोग प्रतिरोधक जो आपकी क्षमता है वो आपका बढ़ सके, वो मेंटेन हो सके। उसी पर हम लोग आपका फोकस कर रहे हैं। क्लियर है? अब उसको ध्यान दे रहे हैं, तो वो आपका रिसोर्सेज कब बनेंगे? जब वो 30 से 35 साल के हो जाएंगे, यानी कि अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेंगे, ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद जब वो कमाएंगे तो उसका प्रतिफल हमको प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट कर। क्लियर है? ये चीजें थोड़ी इसमें देखिए। अब कह रहे हैं इनकी आवश्यकता थी, सरकार ने अपने बचे हुए राजस्व में बहुत सारे ही सोच विचार करके प्रयोग कर। कह रहे जो बचा हुआ है भैया, इसी को बड़ो सोच विचार के हिसाब से खर्च करेगी। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यम से ही उद्यमी को आय अर्जित नहीं होती हो रही है। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में अन्य देशों में उधार ली गई विदेशी मुद्रा का उपभोग कार्य पर ही करते हैं। ठीक इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रण करने के लिए ना तो कोई प्रयास किया गया, न ही निरंतर आय बढ़ाने के लिए वित्तीय जुटाने की दृष्टि से निर्गत संवर्धन के लिए प्रयास दिया गया। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय राजस्व में इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा इनके व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यकताओं की वस्तुओं में कीमतें तेजी से बढ़ने, आयात की वृद्धि इतनी तीव्र हो रही थी कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं। क्या था? कोई तालमेल नहीं था। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए थे कि देश की वो एक सप्ताह के ही आयात की आवश्यकताओं को पूरा कर नहीं कर पा सकते। अंतर्राष्ट्रीय धारकों की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा, कि जितना हमको पैसा चाहिए उतना पैसा। हाँ, ये सारी चीजें में हो रही थी इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति थी। ठीक, और इस प्रकार 1980 के दशक में अकुशल प्रबंधन की वजह से 1990 के दशक में जो आई आर्थिक भीषण मंदी थी, उसने पूरे बता दिया कि भैया आपका जो स्ट्रक्चर है, तो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, और जिस हिसाब से आप मैनेजमेंट कर रहे हो इस हिसाब से देश बर्बाद हो जाएगा। आपको अपनी नीतियों में, अपनी पॉलिसियों में आपको चेंज करना। आपने देखा था कि हर उद्योग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस राजघरानों के अधीन हो गया था। 1991 की 1951 की आपका इंडस्ट्री पॉलिसी आई, फिर आपका जो है 56 में आई। अब इन सारी पॉलिसियों को बहुत अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा, और वर्ल्ड बैंक जब आपको लोन देगी वो कुछ कंडीशन भारत के सामने रखेगी। भैया आपने हर चीज में आपका प्रतिबंध लगा रखा है, तो खोलिए, अपनी आप नीतियों को उदार कीजिए, सेक्टर को आपका प्राइवेट कीजिए, और चीजों को अपनी अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइज कीजिए। तभी से वहां से 3 शब्द निकले, LPG। एल का मतलब लिबराइजेशन, पी का मतलब आपका प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब आपका ग्लोबलाइजेशन।
यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की इन 3 मुद्दों के साथ एलपीजी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था नए स्वरूप, नए स्ट्रक्चर में प्रवेश करेगी। और आज देखिए, उसी 1990 के दशक सा ये 30 और 35 साल के दशक मतलब टाइम पीरियड में देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था ने चहुमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ी है। शायद ये पॉलिसी अगर हमने 1970-80 के दशक में अपनाई होती, तो आज हम लोग आपका डेवलपिंग जो आपके नेशन है, उनकी लाइन में खड़े होते, या नहीं भी खड़े होते तो बहुत नियर। आज हम लोग क्या है, डेवलपिंग कंट्रियां हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें हुई हैं जिनको हम देख रहे हैं। देख लिया? चलिए बच्चों, ये सारी हमने जो और इंडस्ट्री बोली और उनको बस हमने किया है। फिलहाल आप एक बार घर जाकर रिवीजन करिए, तो चैप्टर को पढ़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी रहता है, आप चैप्टर से आप निकाल कर मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछते हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में